नमस्कार दोस्तों, CKP चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए दोस्तों, आज फिर हम लेथ टूल एंड लेथ ऑपरेशंस के कुछ इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए पहला नंबर के क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। शोल्डर प्राय 45 डिग्री पर ही वेबल किया जाता है। जब सोल्डरिंग हम करते हैं तो उसका एंगल कितना होना चाहिए? 45 डिग्री पर परफेक्ट हमारा सोल्डरिंग प्रक्रिया होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? फ्लेटेड शोल्डर को रेडियस गेज के द्वारा जांचा जाता है। जो रेडियस गेज जो होता है वह फ्लेटेड शोल्डर किए हुए जगह पर रेडियस गेज के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जांच सकते हैं दोस्तों। अगला है, टूल को जाब से छूने या टच करने के बाद ही ऑटोमेटिक फिट देनी चाहिए। जब कोई जाब टूल हमारा कटिंग टूल है, इस पे कटिंग करने से पहले जैसे हल्का सा टच कर ले तो उसे ऑटोमेटिक फिट देना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये लेथ के टेल स्टॉक स्पेंडल के बारे में मोस्ट टेपर बना होता है। लेथ के टेल स्टॉक, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक कैसा होता है? टेल स्टॉक एग्जाम्पल है, ये डेड सेंटर है, बीच में आपका टूल पोस्ट कैरिज होता है और यहाँ आपका हेड स्टॉक होता है। पूरे संपूर्ण बादी लेथ का इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। तो लेथ के टेल स्टॉक या स्पेंडल, ये स्पेंडल यहाँ के पीछे वाला स्पेंडल जो होता है, कह रहा है कि बोर में, उसके बोर मतलब अंदरूनी भाग जो स्पेंडल में बोर किया गया है उस पर मोर्स टेपर कटा होता है, इसमें मोर्स टेपर कटा होता है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर द्वारा ग्राइंडिंग कोण को सही माप सकते हैं। जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है वो एंगल निकालने के काम में भी लाया जाता है और ग्राइंडिंग टूल के एंगल को सही माप लेने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, लेथ को खराब होने या घिसने से बचाने के लिए जाब के लंबाई के 1/50 भाग से अधिक टेल स्टॉक ऑफसेट नहीं किया जाता है। ये ऑफसेट नहीं किया जाता है टेल स्टॉक को, ठीक है। अगला चलते हैं दोस्तों। ऑफसेट विधि द्वारा टेपर टर्निंग करते समय बॉल सेंटर का प्रयोग करना चाहिए। जब ऑफसेट विधि द्वारा हम टेपर टर्निंग करते हैं तो वहाँ पे बॉल सेंटर है उसका यूज करते हैं। और बॉल सेंटर क्या है दोस्तों, इसका सारा एक्सप्लेन मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, बट अभी MCQ केवल चला रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर हम एक्सप्लेन करने लगेंगे तो 2-4 क्वेश्चन ही आपका चल पाएगा, ठीक है। चलिए अगला, चूड़ी काटते समय कंपाउंड रेस स्लाइड को चूड़ी कोण के अर्ध पर सेट करते हैं। जब चूड़ी काटते हैं तो कंपाउंड रेस स्लाइड उसमें होता है, उसको चूड़ी कोण के अर्ध पर ही मतलब अर्ध पर ही सेट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड रेस्ट स्लाइड के आधार पर डिग्री के निशान अंकित होते हैं। जो कंपाउंड रेस्ट स्लाइड होता है, क्रॉस स्लाइड कैरीज, कंपाउंड रेस्ट स्लाइड आपका जैसे कि संपूर्ण भाग कैरीज होता है, कैरीज के बाद से आपका सैडल होता है, सैडल के बाद कंपाउंड रेस्ट स्लाइड होता है, क्रॉस स्लाइड होता है। तो उसी में कैरीज के बारे में यहाँ कंपाउंड रेस्ट स्लाइड कह रहा है। उस पर डिग्री के निशान लगे होते हैं, ये एकदम बिल्कुल है, इसमें व्हील भी लगी होती है और उस पर डिग्री के निशान अंकित लगे होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। कंपाउंड रेस्ट स्लाइड को 0 डिग्री से 45 डिग्री दाएं बाएं 1 डिग्री की प्रस्तुतता में किसी कोण पर हम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, चूड़ी काटते समय फीड रॉड स्थित रहती है। जब चूड़ी काटते हैं तो हमारा फीड रॉड स्थिर रहती है जब चूड़ी काटते हैं तब। नेक्स्ट है, चूड़ी काटते समय कैरेज को अनुदैर्ध्य चाल लॉन्गिट्यूडिनल फीड लीड स्क्रू से हाफ नट एंगेज करने पर मिलती है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर चूड़ियाँ काटते समय खराद की गति टर्निंग के अपेक्षा कम रखी जाती है। जब चूड़ी काटते हैं तो खराद का स्पीड पहले जो अन्य कामों के लिए किया जाता है, जैसे कि आपका कटिंग हो गया, फेसिंग हो गया, ग्रूविंग हो गया, इन सब अपेक्षा से जो हम अगर चूड़ी काट रहे हैं तो उसके जो स्पीड है, जब चूड़ी काट रहे हैं तो उसकी स्पीड क्या है? सबसे कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आंतरिक चूड़ी काटने से पहले बोर को चैम्फर कर लेना चाहिए। जब अंदरूनी चूड़ी काट रहे हैं तो पहले बोर को चैम्फर कर रहे हैं। जब बोर का चैम्फर का मतलब ये हो गया, ये है आपका यहाँ पर अंदरूनी चूड़ी काटनी है तो ये अंदर वाला सिरा जो है
उसी को कह रहा है हल्का सा 45 डिग्री पर 30 डिग्री पर आपको चैम्फर कर लेना चाहिए। अगला चलते हैं दोस्तों, यहाँ देखते हैं चूड़ी काटते समय जब हाफ नट से लीड स्क्रू से एंगेज करते हैं तो थ्रेड चेजिंग डायल या डायल घूमना बंद कर देता है। क्लियर। राइट हैंड तथा लेफ्ट हैंड चूड़ियाँ काटते समय स्पेंडल हमेशा एक फॉरवर्ड दिशा में ही घूमता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, राइट हैंड चूड़ियाँ काटते समय कैरीज टेल स्टाक से हेड स्टाक की ओर चलता है। जब राइट हैंड चूड़ियाँ काटते हैं तो कैरीज जो होता है टेल स्टाक से हेड स्टाक, मतलब इधर से इधर चलता है। ठीक है, टेल स्टाक यहाँ है, आपका हेड स्टाक यहाँ है। ठीक है, तो टेल स्टाक से हेड स्टाक की तरफ चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा यह है दोस्तों कि लेफ्ट हैंड चूड़ियाँ काटते समय कैरीज हेड स्टाक से टेल स्टाक की ओर बढ़ता है। जब लेफ्ट हैंड चूड़ी काटते हैं तो कैरीज जो होता है लेफ्ट हैंड में हेड स्टाक से टेल स्टाक की ओर बढ़ता है। ये क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन ये है कि प्लेन टर्निंग प्रायः दो प्रकार की होती है। प्लेन टर्निंग में एक रफ टर्निंग हम करते हैं और एक फिनिश टर्निंग होता है। ये दोनों प्लेन टर्निंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है स्टेप टर्निंग करते समय सबसे पहले बड़े व्यास का स्टेप टर्न करना चाहिए। स्टेप टर्निंग जब कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जो कर यहाँ पर स्टेप टर्निंग जब कर रहे हैं तो वहाँ पर सबसे बड़े व्यास का स्टेप टर्न करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, किसी जाप पर उत्तल कॉन्वैक्स या कॉनकैव को टर्न करने की विधि को फॉर्म टर्निंग कहते हैं। जब फॉर्म टर्निंग की बात आए तो किसी जाप को उत्तल या अवतल जब हमको टर्न करना है तो वहाँ पे फॉर्म टर्निंग शब्द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है नर्लिंग, फार्मिंग प्रकार की संक्रिया है। फार्मिंग जो है एक नर्लिंग, और नर्लिंग जो है फार्मिंग प्रकार की संक्रिया या ऑपरेशन उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर मानक मुर्स टेपर को सेल्फ लॉकिंग, मानक मुर्स जो टेपर होता है उसको सेल्फ लॉकिंग टाइप का टेपर भी कहा जाता है। क्या? सेल्फ लॉकिंग टाइप का टेपर भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, जाप को किसी व्यास में लगातार बढ़ोतरी या घटोतरी जो उसकी पूर्ण लंबाई में हो उसे टेपर कहा जाता है। जाप को किसी व्यास में, कोई जाप है यहाँ दोस्तों और इस जाप की बात कर रहा है और कुछ इस प्रकार का यहाँ है, तो ये इधर का सिरा बड़ा है और इधर का सिरा छोटा है। तो जाप के किसी व्यास में लगातार बढ़ोतरी या घटोतरी, यहाँ से घटोतरी हो रहा है, यहाँ से घटोतरी हो रहा है कि उसकी पूर्ण लंबाई में हो तो उसे क्या कहेंगे? टेपर कहेंगे। अगला चलते हैं, टेपर टर्निंग अटैचमेंट को टेपर कोण तथा शांकवता या कोनिसिटी दोनों के लिए सेट कर सकते हैं। टेपर टर्निंग अटैचमेंट को टेपर कोण तथा शांकता या कोनिसिटी दोनों, कोनिसिटी बोला जाता है शांकता को, दोनों के लिए सेट कर सकते हैं। लंबाई एवं स्टील टेपर टेल स्टाक सेंटरों को ऑफसेट करके टर्न कर सकते हैं। ऑफसेट करके क्या करते हैं? टर्न कर सकते हैं। अगला है, ऑफसेट विधि द्वारा केवल उसी समय पर टेपर काट सकते हैं जब सेंटरों के मध्य बाधा होता है। जब सेंटर के मध्य बाधा होता है तो उसी समय ऑफसेट विधि द्वारा केवल उसी समय टेपर काट सकते हैं जब सेंटर के मध्य में बाधा हो। नेक्स्ट है, ऑफसेट विधि द्वारा टेपर काटने के बाद फिर से सेंटरों को संरेखण करना चाहिए। जब इसके द्वारा काट लेते हैं हम टेपर तो सेंटरों को फिर से संरेखण करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है, लेथ का टूल पोस्ट कंपाउंड पर फिट रहता है। जब लेथ टूल पोस्ट होता है वह कंपाउंड पर ही, कंपाउंड स्लाइड पर ही, यहाँ से कंपाउंड वाला है, हैंडल लगा होता है, वो इस पे डिग्री वाले निशान भी लगे होते हैं। लेथ टूल पर ही कंपाउंड स्लाइड, इसके ऊपर जस्ट लेथ टूल फिट हो जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार के हैंडल रहते हैं, बीच में एक स्पेंडल रहता है, उस पर एक नट लगा के इसको क्लैंप कर दिया जाता है और ये हैंडल रहता है। ठीक है, यहाँ पर टूल को बांधा जाता है। ठीक है, यहीं से। ओके, नेक्स्ट है, कंपाउंड रेस स्लाइड स्टील टेपर काटने के लिए उत्तम होता है। क्लियर। टेपर टर्निंग अटैचमेंट में टूल को लेथ अक्ष लंबवत बांधा जा सकता है। जब टेपर टर्निंग कर रहे हैं तो लेथ के अक्ष के लंबवत में टूल को बांधा जाता है। टेपर
रिंग गेज प्रयोग बाहरी टेपर जांचने के लिए किया जाता है। टेपर जो रिंग गेज होता है वो बाहरी टेपर जांचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है थ्रेड चेजिंग डायल के बिना लेथ मशीन अपूर्ण होती है। थ्रेड चेजिंग डायल ये क्लियर है, अपूर्ण होती है। चेजर का रेक कोण हमेशा शून्य होता है। जो थ्रेड चेजिंग डायल होता है वो बिना लेथ मशीन के अपूर्ण होती है, लेकिन चेजर का रेक एंगल हमेशा 0 ही होता है, शून्य होता है। थ्रेड चेजिंग डायल का वर्म व्हील प्रायः ब्रॉन्ज का बना होता है। ब्रॉन्ज एक हार्ड मटेरियल की तरह गिना जाता है इसको, ये ब्रॉन्ज के क्लियर में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, थ्रेड चेजिंग डायल का वर्म व्हील लीड स्क्रू के साथ एंगेज होता है। जो थ्रेड चेजिंग डायल होता है वर्म व्हील उसमें होता है, लीड स्क्रू के साथ एंगेज मतलब उसमें मिस अलाइनमेंट ना करके, मतलब एंगेजमेंट उसके साथ ही काम करता है। चलिए दोस्तों, अगला वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।